सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो फिलहाल कल के दिन इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, जिस वजह से कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी देखने को मिल रहा था। अब ये एग्जैक्ट न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि हमें ऑर्डर को लेकर न्यूज़ सुनने को मिल रही है। कल के दिन वारी रिन्यूएबल में आपको 3% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिला था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि 1252 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये जो 5212 करोड़ का नंबर है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर कंपनी के रीसेंट ऑर्डर्स देखोगे, उससे कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर आपको ज़्यादा बड़ा लगेगा रीसेंट ऑर्डर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली वारी रिन्यूएबल को नहीं मिला है। इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है वारी फॉरएवर एनर्जीज। उसकी ये पेरेंट कंपनी है, बोल सकते हैं वारी रिन्यूएबल, और उसी को मिला है 1252 करोड़ रुपए का ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर है ये बोल सकते हैं ईपीसी एग्जीक्यूशन का है, जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 570 मेगावाट के आसपास का है। और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर डिटेल में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चलो कंपनी की इस ऑर्डर से रिलेटेड हमें देखने को मिली, बट इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस कंपनी को लेकर जो कि आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो एक बात समझ लो दोस्तों कि अभी रिसेंट में जो कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले थे Q1 के, तो उसके बाद कंपनी के फ्रेश जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो कंपनी ने दिखाया था हमें, और वो था 3.15 गीगावाट का। ठीक है, और 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, तो 3.15 गीगावाट अगर वैल्यू है इसके ऑर्डर बुक के साइज़ का, तो इसका मतलब बोल सकते हैं 3150 मेगावाट का है। पहले कंपनी बताई थी कि 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे इनको 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। तो उस हिसाब से कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर अपना गाइडेंस रखा था कि हम 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी जा सकता है और 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू भी कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को जब हमने कंपनी के P&L में देखा था, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो लगभग 1600 करोड़ थे, तो उससे अगर देखोगे तो मोर देन 100% की ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में दिख सकती है, अगर कंपनी गाइडेंस के हिसाब से ही अपने नंबर्स को अगर रिपोर्ट कर दे तो। बट Q1 के रिजल्ट के बाद कंपनी ने क्या बोला कि 1 मेगावाट की जो एग्जीक्यूशन होती थी पहले, उससे हम लगभग 1 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट कर देते थे, बट अब वो नंबर गिरकर 80 लाख रुपए के आसपास आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो कंपनी ने 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू गाइडेंस दे रखा था, वो गाइडेंस हो सकता है कि कंपनी आपको मिस करती भी दिख जाए। और दोस्तों ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी के ऑर्डर बुक के साइज़ हैं उसके एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कंपनी ने 1 साल नहीं, 1 साल से लेकर बोल सकते हैं 1 साल 3 महीने का रखा था, यानी कि 12 से 15 महीनों का। तो देखते हैं कि कंपनी ने जो कमेंट्री किया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, वो कमेंट्री के हिसाब से कंपनी के नंबर्स देखने को मिलते भी है या नहीं। और साथ में दोस्तों ये भी आपको देखना है कि कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया था, जो कंपनी की EBITDA मार्जिन है उसको लेकर भी कंपनी ने स्टेटमेंट दिया था कि 26 से लेकर 27% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और इसी को अगर कंपैरिजन करें पिछले 4-5 सालों से, तो अब तक का बेस्ट मार्जिन को लेकर कंपनी ने गाइडेंस दी थी। तो देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स अकॉर्डिंग टू गाइडेंस हमें दिखते हैं भी या नहीं। तो अगर आप वारी रिन्यूएबल्स के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ओयो। कुछ टाइम बाद हमें ओयो के IPO देखने को मिलेंगे, बट IPO आने से पहले कंपनी के बोर्ड ने कंसिडर किया है 1:1 के रेशियो में बोनस।
जिसमें कंपनी ने एक इक्विटी शेयर के बदले एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अब ये कंपनी लिस्टेड तो है नहीं, तो कोई भी इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता। शेयर होल्डर वही बनेगा जो कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को ओन करेगा, ठीक है। तो जो कंपनी के अनलिस्टेड शेयर होल्डर हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस कंपनी के अनलिस्टेड शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ में ही देखने को मिली, जो भी मिड कैप IT कंपनी है वो सभी में आज के दिन वैसी ही परफॉर्मेंस दिखी, जिसमें आप टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ टाटा एलेक्सी को भी देख सकते हैं, कोफोर्ज को भी देख सकते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम को भी देख सकते हैं, KPIT टेक्नोलॉजी भी आती है उस लिस्ट में, और उसके अलावा OFSS करके भी कुछ कंपनी का नाम है, वो भी आपको देखने को मिलती है। तो आज के दिन मिड कैप IT कंपनीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी थी, जिसमें आपको टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ का भी नाम देखने को मिला था। बट दोस्तों कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही थी। न्यूज़ क्या है भाई कि टाटा टेक्नोलॉजी ने 32,173 इक्विटी शेयर्स को अंडर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम में अलॉट किया था। अब ये चीज़ें शेयर होल्डर के लिए नहीं है, ये चीज़ें कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। अब देखो जो MNC कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि अगर कोई उनके एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंसेंटिव्स देना चाहते हैं तो बोनसेस वगैरह तो मिलता है, बट साथ में कंपनी के शेयर्स भी मिल जाते हैं उनको। तो वही 32,173 इक्विटी शेयर्स उन्होंने अंडर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम के तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया है। तो ये न्यूज़ आप चाहो तो नोट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ लगातार क्यों वीक परफॉर्म करती है, क्योंकि अगर 52 वीक हाई से देखें तो लगभग 37.5% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में आपको विटनेस करने को मिलेगी। तो लगातार कंपनी गिरावट क्यों दिखाती है, इसके पीछे के प्रॉपर रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब ये कंपनी का IPO हमें देखने को मिला था 2023 में, तब इस कंपनी के जो वैल्यूएशन थे वो हमें 80 की PE का देखने को मिलता था, ठीक है। और उस टाइम इस कंपनी के जो पीयर्स थे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के पीयर्स, टाटा एलेक्सी थी, KPIT टेक्नोलॉजी थी, परसिस्टेंट थी, कोफोर्ज थी, ये सारी कंपनीज थी। और उस टाइम सिर्फ KPIT टेक्नोलॉजी के जो वैल्यूएशन थे वो हमें टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर देखने को मिलते थे, और बाकी जितने भी कंपनीज़ के वैल्यूएशन थे वो टाटा टेक्नोलॉजी से कम ही देखने को मिलते थे। बट KPIT टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स थे उस टाइम वो हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलता था, जहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 40% से 50% से एवरी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ दिखता था। तो कंपनी 80 के PE को ईजिली जस्टिफाई कर देती थी। बट जब हम बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो इसके IPO की हाइप की वजह से वैल्यूएशन तो इसको काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। बट जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में कोई भी ग्रोथ हमें विटनेस करने को नहीं मिली है। पिछले 1 साल में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ 0 दिखाया है, प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 5% का दिखाया है। तो मान लो अगर कोई कंपनी 5 की जगह 10% ही प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दे तो भी वो कंपनी क्या 80 के PE को जस्टिफाई कर सकती है? तो डेफिनेटली नहीं। तो इसी वजह से लगातार लिस्टिंग के बाद इस कंपनी के वैल्यूएशन हमें टूटते हुए दिखे हैं, और इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस भी आपको ख़राब देखने को मिली है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशन एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी सारे लोग जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ क्यों वीक परफॉर्म करती है, इसके रीजंस मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट रिलायंस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारी ही टीम मेंबर का है, तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहता है आपको मार्केट से रिलेटेड तो वो भी आप टेलीग्राम पे आकर क्लियर अपना कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस को लेकर दोस्तों एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा था, जिसकी क्लैरिफिकेशन अब हमारे पास आ चुकी है। क्लैरिफिकेशन में रिलायंस इंडस्ट्री ने रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। बट रिपोर्ट क्या था भाई, 12 सितंबर को मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं वो मीटिंग करेंगे ट्रंप के साथ। ये रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही थी, बट इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। बट ये चीज़ें अचानक से हमें क्यों सुनने को मिली, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि आप सभी को पता है कि इंडिया के ऊपर ऑयल को लेकर यूएस ने टैरिफ लगाया था। पहले तो 25% का लगाया था, फिर 25% का लगाया, टोटल 50% की टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्यों हमें देखने को मिली थी? क्योंकि हमारा जो देश है वो रशिया से सस्ते दाम पे ऑयल ख़रीदता है और इससे रशिया को पैसा मिलता है, और वो मतलब जो ट्रंप है वो ऐसा नहीं चाहते।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर रिपोर्ट्स आ रही थी कि मुकेश अंबानी जो हैं वो मीटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं किसके साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, टैरिफ को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता होना ही चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मेन रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, O2C सेगमेंट से आता है। और O2C सेगमेंट किस में काम करती है, क्रूड ऑयल में ही काम करती है। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के ज़रिए हमें सुनने को मिल रही थी। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस चीज़ को डिनाई तो कर चुकी है, बट अल्टीमेटली ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो इसलिए भी आ रहा था क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो इम्पोर्ट्स हैं रशिया के ऑयल का, वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा था। पहले रशिया के जो टोटल ऑयल हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास आता था, वो टोटल ऑयल का 3% ही था। अभी वो नंबर जो है वो 50% तक जा चुका है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें 2025 के फर्स्ट 7 मंथ के बारे में, तो रिलायंस ने टोटल 18.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से। इसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 64% की जंप हमें देखने को मिली है और इसका वैल्यू बनता है 8.7 बिलियन डॉलर रुपए का, डॉलर का। और अकॉर्डिंग टू CREA रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये जो इंपोर्ट है इतना बड़ा है। 2024 में जो टोटल उन्होंने इंपोर्ट किया था रशिया के क्रूड ऑयल, उससे सिर्फ 12% ही कम है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इंपोर्ट रशिया के ऑयल से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सस्ते दाम पे हमें देखने को मिल रहे हैं इस वजह से। और इसी वजह से बोला गया था कि रिलायंस के जो चेयरमैन हैं वो मीटिंग कर सकते हैं ट्रंप के साथ टैरिफ वगैरह को कम करने को लेकर, और इस चीज़ को रिलायंस ने डिनाई कर दिया। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर क्या चीज़ें सुनने को मिलती है। अभी के टाइम पे जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि ChatGPT की जो पेरेंट कंपनी आप सभी को पता है OpenAI है, उनकी बातचीत हमें चलती हुई दिख रही है लोकल फर्म्स के साथ, और साथ में वो बातचीत कर रहे हैं रिलायंस के साथ भी। आप सभी को पता है भी रिसेंटली रिलायंस का जो AGM है उसमें उन्होंने बताया था कि रिलायंस AI वो इंट्रोड्यूस करेंगे और इससे उनको बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अभी के टाइम पे उनकी जो पेरेंट कंपनी है ChatGPT की, वो बोल रही है कि जो लोकल फर्म्स है यानी कि जो लोकल कंपनीज़ हैं इंडिया की, उनसे वो बातें कर रहे हैं और साथ में वो बातचीत कर रहे हैं रिलायंस के साथ भी। तो हो सकता है कि आगे चलकर रिलायंस और ChatGPT के बीच में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिले। ChatGPT बोलो या फिर OpenAI बोलो, एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिले जो कि रिलायंस AI को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। तो चलो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी बात हमने कर लिया। होप करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छी लगी होंगी, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।